हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स और यूपीपीसीएस और इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं उनके लिए आपके काम आने वाला है। और यूपी की खबरों को इसमें स्पेसिफिकली कवर किया जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए और ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएं समय समय पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है ऑपरेशन वाइप। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, क्या ऑपरेशन है, इसे समझते हैं। इस तरह के ऑपरेशन जो होते हैं ना वो प्रीलिम्स एग्जाम में काफी काम आते हैं और इवन इसे तो आप जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, तो मेंस में भी इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन में एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेशन वाइप आपके काम का है, समझते हैं किसका ऑपरेशन है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑपरेशन है ये। एनसीबी जो है हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसने एक वाइप एक एक्रोनिम है, वेब बेस्ड इलिसिट एक्टिविटीज प्रिवेंशन एंड एनफोर्समेंट। अब आप देख ही रहे हैं कि वेब बेस्ड है ना, मतलब जो ऑनलाइन ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उसको रोकना है। ठीक, तो ऑनलाइन जो ड्रग्स की बिक्री होती है उसको रोकने के लिए ये जो कार्यक्रम है, सॉरी ऑपरेशन है, ये चलाया गया है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था, अभी तक ऐसा होता था कि कहीं पे ड्रग्स की सेल हो रही है, बिक्री हो रही है, तो फिर इन एजेंसीज को पता चलता है और ये बाद में एक्शन लेते हैं, है ना। इसे हम कहते हैं रिएक्टिव पॉलिसी। ठीक है, तो जो रिएक्टिव पॉलिसी है या रिएक्टिव यहाँ पे पुलिसिंग का लिखा गया है, तो रिएक्टिव पुलिसिंग से एक कदम आगे बढ़कर हम किस पे जा रहे हैं, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन। प्रोएक्टिव प्रिवेंशन मीन्स अभी घटना हुई नहीं है, अभी हो सकता है कि बिक्री हुई ना हो ड्रग्स की, लेकिन हम पहले ही रोक लें उसको, है ना। तो यहाँ पे जो ये एजेंसीज हैं वो रिएक्टिव पुलिसिंग की जगह प्रोएक्टिव प्रिवेंशन की ओर बढ़ रही हैं, तो एक अच्छा कदम है ये। ठीक है, क्या ऑपरेशन है इसका प्राथमिक गोल क्या है इस ऑपरेशन का। तो इसका प्राथमिक गोल है कि हमें डिटेक्ट करना है, हमें पता करना है कि कहाँ पे इलीगल सेल हो रही है, किस चीज की, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की। ठीक है, ऐसी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिन्हें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत रेगुलेट किया जा रहा है, विनियमित किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स का मीनिंग एक्चुअली दवाइयां हैं, है ना। मेन कोई भी जो दवाई है उसको हम ड्रग कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसी जो ड्रग्स हैं जो कुछ जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ मतलब जो मादक पदार्थ के रूप में यूज हो सकती हैं, नार्कोटिक्स के रूप में यूज हो सकती हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए 1985 में ये अधिनियम आया। ठीक है, तो इसमें लिस्ट है कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं इससे रेगुलेट होते हैं। ठीक, उनकी बिक्री बैन हो सकती है या रेगुलेट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ड्रग्स की बिक्री जो ऑनलाइन है वो हो रही है, तो उसकी इलीगल सेल को या डिस्ट्रीब्यूशन को पहले तो डिटेक्ट करो और फिर उसको डिसरप्ट करो। ठीक है, कि पहले तो बिक्री का पता लगाओ कि कहाँ पे बिक्री हो रही है और फिर उसे रोको। ठीक, मेनली ये किसको टारगेट करेगा, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। ठीक है, जो डार्क वेब होता है, एक तो वेब है जिसे हम लोग यूज करते हैं, एक है डार्क वेब। डार्क वेब में क्या है कि आम आदमी की उस तक पहुंच नहीं है इतनी आसानी से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि उसे जो हमारी ये रेगुलेटरी एजेंसीज है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, वो डार्क है। ठीक, तो ऐसे जगहों पे या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, B2B प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया साइट्स पे, है ना, ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे ये पदार्थ बेचे जा रहे हैं, है ना, विदाउट लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटेशन, कि कुछ ऐसे वैध दस्तावेज नहीं है फिर भी इन पदार्थों को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये बनाया ऑपरेशन वाइप, ये स्टार्ट किया। और इसकी जो टेक्निकल टीम थी उसने अभी तक ऐसे 122 इंस्टेंसेस को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें लगभग 62 सब्सटेंसेस बेचे जा रहे थे, जिसमें कॉमन जो ड्रग्स हैं वो हैं क्लोनाजेपम, डायजेपम एंड फेंटेनाइल। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं। आपने आईएएस के प्रीलिम्स में ना ऐसे कुछ वो देखा होंगे क्वेश्चंस
कि हाल ही में क्लोनाजिपम, डाइजिपम, फेंटेनाइल चर्चा में रहा। ये क्या है? मलेरिया की दवा है, ये मादक पदार्थ है ना, ये नई खोजी गई स्पेशीज हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं वहां पे आपको इनका नाम थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना, कि ये क्या है, ये एक ड्रग के प्रकार हैं। ठीक है, इसमें ये जो एनसीबी है हमारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये इंटरनेशनल एनसीबी जो है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके द्वारा भी क्या कर रहा था, सपोर्ट में था, है ना। ये इसको इंटरनेशनल एजेंसी इसको सपोर्ट कर रही थी, किसके द्वारा? इसका एक प्रोग्राम चलता है, स्नूप प्रोग्राम। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी का है ये स्नूप प्रोग्राम, स्कैनिंग नोवेल ओपियोइड्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोग्राम का नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर इससे पहले 2025 में भी इसने एक ऑपरेशन चला रखा था, ऑपरेशन मैड मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक ट्रांसनेशनल क्रैकडाउन, जिसमें यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की पुलिस भी शामिल थी, है ना, हमारे साथ में थी। और हमने जो इन देशों में मतलब इंटरनेशनली जो काम कर रहे हैं ट्रांसनेशनली, ठीक है, तो उन लोगों को रोका था। ठीक है, जो ऐसे मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। तो मेडमैक्स का एक अपग्रेडेड वर्जन है, अब हम इसे ऑनलाइन रोक रहे हैं, है ना। तो है ऑपरेशन वाइप। कौन चला रहा है? एनसीपी। 2-3 ड्रग्स के नाम बताए हैं, और एक वो जो एक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है कि ऑपरेशन वाइप का प्राइमरी एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग को लैंड बॉर्डर पे कंट्रोल करना? नहीं, लैंड बॉर्डर नहीं है ना, हमने देखा था ऑनलाइन है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना? ये भी नहीं है। डिटेक्ट इलीगल ऑनलाइन सेल, है ना, तो आंसर विल बी सी। ड्रग्स से रिलेटेड ही एक अन्य टॉपिक है टोबैको। ठीक है, टोबैको एंड वेप्स। ठीक, तो यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, इसमें इसका जनरेशनल बैन किया गया है। अब ये जनरेशनल बैन क्या है? एक बहुत अच्छे तरीका का कॉन्सेप्ट लेके आया है ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इन्होंने एक बिल पास किया और नेशन वाइड इसको अब क्या किया है, बैन किया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कंप्लीटली बैन हो गया, है ना। इन्होंने कहा कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है, तो जो माइनर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, वो अब टोबैको या वेप्स को नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और खास बात है। ठीक है, इन्होंने कहा कि आज की जो डेट है उसमें 18 साल, लेकिन जब एक साल बढ़ जाएगा तो फिर 19 साल से कम के बच्चे नहीं खरीद पाएंगे, फिर एक साल बढ़ जाएगा तो 20 साल से कम के बच्चे नहीं खरीद पाएंगे। तो ये इन्होंने एक्ट में, अधिनियम में ही लिख दिया कि ये जो मिनिमम एज है ना, एज क्राइटेरिया, ये हर साल बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे यूके में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तंबाकू का सेवन करता हूँ, है ना, टोबैको का सेवन करता हूँ। ठीक है, तो अब मानिए इस समय 18 साल के कौन से बच्चे होंगे, जो लगभग 2009 में जिनका जन्म हुआ है या उससे पहले हुआ है ना। तो अब जब वो बच्चे सोचेंगे कि 18, अभी वो 18 साल के हैं, है ना, अगले साल सोचेंगे कि हम 19 साल के हो गए, चलो अब खरीद पाएंगे, तो फिर एक्ट ही क्या कर देगा, उसमें एक साल ऐड कर देगा, अब 19 साल के नहीं खरीद सकते, फिर अब 20 साल के नहीं खरीद सकते, है ना। तो ये रोलिंग एज है। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या लगा दी है, रोलिंग एज लिमिट। एज लिमिट ही बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो 2009 या उसके बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है, वो कभी भी टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाएंगे, है ना। उनको जीवन काल में ही, क्योंकि जब वो 50 साल के भी होंगे ना, तो ये अधिनियम में लिख चुका होगा कि 50 साल से कम के बच्चे, या बच्चे नहीं कहना चाहिए, 50 साल से कम के लोग टोबैको को नहीं खरीद पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो पूरी की पूरी ये जो जनरेशन आई है नई, इसको टोबैको से दूर किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से टोबैको बैन नहीं कर सकते, है ना। जिनको आदत लगी हुई है वो तो फिर क्या होता है कि इलीगल बिकने लगती हैं चीजें। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक अच्छा कदम उठाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब धीरे 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 जो खा रहे हैं उनको खाने दो, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है उसको रोको, है ना। तो ये अच्छा है इनका एक कॉन्सेप्ट। इसमें कट ऑफ डेट है कि जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मा है वो कभी भी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, आज भी नहीं, एक साल बाद भी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि क्या है, रोलिंग एज लिमिट है।
ये हर साल बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसे जनरेशनल बैन क्यों कहा जा रहा है ना, क्योंकि ये टोबैको इंपोर्ट को ग्लोबली बैन करता है, मतलब विश्व स्तर पे तंबाकू के आयात पे प्रतिबंध लगाता है, नहीं। ये परमानेंट बैन लगाता है बेस्ड ऑन बर्थ ईयर, है ना, यह जन्म वर्ष के आधार पर क्या करता है, बैन लगाता है, तो ये बात सही है, ठीक है। इट लीगलाइज ऑल निकोटीन अल्टरनेटिव, ऐसा नहीं है। इट रिप्लेसेस टोबैको विद हर्बल सब्स्टिट्यूट्स, ऐसा भी नहीं है ना, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में एक एफटीए साइन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यकीन मानिए मेंस में जो है ना एफटीए पे इस बार क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन मेंस में चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीसीएस का हो, कारण क्या है कि पिछले 3.5 साल में, है ना, ये 7वां ऐसा एफटीए है जो हमने साइन किया है। इससे पहले आपने देखा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, हमने यूएई के साथ किया, है ना, तो हम काफी तेजी से, और एफ्टा साइन हुआ हमारा, ठीक है, तो काफी तेजी से हम एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो अब न्यूजीलैंड के साथ किया है, तो इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत चांसेस हैं। कहाँ पे साइन हुआ है ये, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हुआ क्या, देखो 2010 में इन्होंने सोचा कि चलो हम एफटीए की बातचीत करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है ना, बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत बड़ी आबादी गरीब भी है, ठीक, पॉवर्टी से जूझ रही है, तो ऐसे में हम ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकते, ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते जिससे वो प्रभावित हो, है ना, जैसे हमारी एग्रीकल्चर प्रभावित हो या फिर हमारी डेयरी इंडस्ट्री प्रभावित हो, ठीक है। हमारे कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जिन्हें हम बाकी दुनिया के लिए नहीं खोल सकते, ठीक है, लेकिन इन्हीं बातों पे क्या होता है, इन्हीं बातों पे भारत की एफटीए डील ज्यादातर अटकती हैं, क्योंकि भाई भारत डेवलपिंग कंट्री है, वो अपने सारे सेक्टर नहीं खोल सकता, है ना। अगर उसने कह दिया कि हाँ चलो हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोलते हैं, तो क्या होगा, अभी हमारे किसानों को चीजों का सही दाम नहीं मिल पाता उनके उत्पादों का, है ना। अब सोचो, हमने अभी देखा कि यूपी में पोटैटो की खरीद की थी 6.5 रुपए किलो पे सरकार ने, मतलब कि एक किसान को 6.5 रुपए भी नहीं मिल पा रहे 1 किलो आलू उगाने के, ठीक है। अब ऐसे में अगर न्यूजीलैंड से आलू और आ जाए, ठीक, तो फिर तो ये दाम तो और कम हो जाएगा, 3-4 रुपए पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे में सरकार कुछ सेंसिटिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इसको देशों के लिए नहीं खोल सकती। तो यहाँ पे 2010 से बातचीत शुरू होती है, 2015 तक चलती है, 9 राउंड की बातचीत होती है, मतलब 9 बार ये मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर 2015 में ये बातचीत आके अटक जाती है ना, फिर 10 साल के लिए रुकी रहती है, फिर 2025 में मार्च 2025 में फिर से रिवाइव होती है, और उसके बाद अभी रिसेंट दिसंबर में ये फाइनलाइज हो जाती है, और 2026 में हम ये एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं। अभी ये दिसंबर और थोड़े दिन में ये लागू हो जाएगा, ठीक है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, बस साइन हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर न्यूजीलैंड से आलू आने लगे, है ना, पोटैटोस, तो अब क्या है, हमारे यहाँ पोटैटो मिल रहा है 6.5 रुपए, ठीक, किसान को 6.5 रुपए मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी पोटैटो आ गया, मान लेते हैं 5 रुपए में, तो हमारे इसको तो हमारा 6.5 रुपए वाला आलू तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, इस पे टैक्स लगा देगी, सरकार ने इस पे 2 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब न्यूजीलैंड के पोटैटो की कीमत कितनी हो गई, 7 रुपए, है ना। तो क्या होगा, अब अगर लोगों को खरीदना होगा तो वो हमारा ही खरीदेंगे, है ना, हमारे किसानों से पोटैटो खरीदेंगे, ना कि न्यूजीलैंड से। तो इस तरह से ये जो टैक्स होता है ना, इस टैक्स के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं कि कितनी चीजें हमें आयात करनी है या निर्यात करनी है, ठीक है। इस टैक्स को हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में व्यापार होता है, तो वो व्यापार होने वाली चीजों पे क्या लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, ठीक। तो जब हम इस कस्टम ड्यूटी को एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें पूरी तरह से, या बहुत कम कर दें, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि हमने क्या कर दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बैरियर्स भी होते हैं, है ना, इन्हें हम कहते हैं नॉन टैक्स बैरियर्स, ठीक है।
तो इन नॉन टैक्स बैरियर्स को भी खत्म, मतलब जैसे ऐसी कुछ शर्तें लगा देते हैं, है ना, कि अगर आपके मानो आपके यहाँ से मैंगो आ रहा है, ठीक है, अल्फांसो मैंगो का निर्यात करता है भारत, तो ये मैंगो इन कंडीशंस में उगा होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो कि भारत में ऐसी कंडीशंस है ही नहीं, तो इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली भारत के सामान को मना कर रहे हो, है ना। तो वहां पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन ऐसी कंडीशंस लगा दी जो भारत में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो इस तरह की चीजों को कहते हैं नॉन टैक्स बैरियर। तो टैक्स बैरियर भी कम करने हैं और नॉन टैक्स बैरियर्स भी कम करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो, अगर हम टैक्स कम कर देंगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, है ना, सस्ती हो जाएंगी तो जो व्यापार है वो बढ़ेगा, ठीक। तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा सामान बेचेंगे और व्यापार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यही भारत का मानना है। तो अभी हमारा जो व्यापार है वो है $2.4 बिलियन का। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर $5 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं इस डील में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो गुड्स की बात करें, अगर जो वस्तुएं हैं, ठीक है, जो माल का व्यापार होता है, माल, तो उसमें है न्यूजीलैंड तो हमें 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा, ठीक है, कि जो भी चीजें हम न्यूजीलैंड को बेच रहे हैं वो वहां पे टैरिफ को समाप्त कर देगा, ठीक है। अभी जनरली कितना टैरिफ लगाता है, तो एवरेज निकालें तो 2.2% बैठेगा। किसी चीज पे 5 भी है, किसी पे 10 भी है, किसी पे 1 भी है, किसी पे 0 भी है ना। लेकिन अब वो टोटल हटा के कितना कर दिया है, 0% कर दिया है, ठीक। इसके अलावा भारत क्या करेगा, मतलब हम उसने तो हमारे लिए ऐसा किया ना, हम न्यूजीलैंड के लिए हमने भाई हमारा सारा वो नहीं खोला है ना, मार्केट। हमने हमारी सिर्फ 70% टैरिफ लाइन ओपन की है, जिसमें हम 95% तक की छूट देंगे, ठीक है। उसने 100% टैरिफ लाइन खोल दी और हमें 100% की छूट दी है, ठीक है। एक छोटा सा कंट्री है कंपेयर टू इंडिया, ठीक। लेकिन फिर भी उसने हमें ज्यादा छूट दी है, हमने उसे कम छूट दी है, क्योंकि भारत डेवलपिंग कंट्री है ना, और भारत में कुछ सेंसिटिव क्षेत्र हैं जिन्हें भारत नहीं खोल सकता। तो ऐसे 30% क्षेत्रों को नहीं खोला गया, ओनली 70% टेरिफ लाइन्स आर ओपन, ठीक है। 70% टेरिफ लाइन्स को ही खोला गया है। और जो 90, और उस पर भी हमने कितना टेरिफ कम किया, ऐसा नहीं है कि 100% कि आप हम कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं किया हमने, हम 95% तक हम कम करेंगे, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा भारत के, टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, लेदर सेक्टर। जो यूपी का पेपर दे रहे हैं ना उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आगरा फेमस है लेदर सेक्टर के लिए, ठीक है। आगरा का लेदर जीआई टैग लेदर है, और ये इंडस्ट्री, अब लेदर पे कोई अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगेगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा और आगरा की लेदर इंडस्ट्री को जो है लाभ होगा, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है। तो इन सेक्टर्स को क्या होगा, थोड़ा लाभ होगा। न्यूजीलैंड से क्या क्या आएगा, फ्रूट्स आएंगे जैसे एप्पल, कीवी, ठीक है। न्यूजीलैंड के एप्पल्स काफी अच्छे होते हैं। टिम्बर, वूल, ठीक। तो ये चीजें जो हैं ये भारत में आ पाएंगे, ठीक है। तो गुड्स की बात की हमने। अब अगर हम सर्विस की बात करें, तो सर्विस के लिए उनने क्या किया है, उसने कहा भाई हम 5,000 इंडियन प्रोफेशनल्स को, ठीक है, इंडियन प्रोफेशनल्स कौन होंगे, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे पेशेवर जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंजीनियर हैं, हेल्थ केयर डॉक्टर हैं, है ना, या प्रोफेसर वगैरह एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम न्यूजीलैंड में काम करने देंगे, ठीक है। तो एक बार में 3 साल के लिए हम एक डेडिकेटेड कोटा देंगे, ठीक। फिर इसमें भी अगर कोई योगा इंस्ट्रक्टर है, शेफ्स हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं, इनको थोड़ा और इनके लिए आसान कर देंगे चीजें, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो अभी क्या है, उन पे न्यूमेरिक कैप है, ठीक है, नंबर फिक्स है कि इतने ही नंबर आ सकते हैं। जो देश है फिक्स करते हैं ना, कि ऐसा नहीं तो क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आ जाएंगे उनकी यूनिवर्सिटीज में। तो इसने ये कैप हटा दिया है कि इंडियन स्टूडेंट्स पे कोई कैप नहीं लगेगा, ठीक। तो वो आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर उन्होंने
स्टेम्स में मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में बैचलर या मास्टर डिग्री की है, ठीक है, तो पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद तक भी वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, है ना। तो ये अच्छा काम है, ठीक है। यूथ के लिए, युवाओं के लिए 1000 वर्किंग हॉलीडे वीजा दिया है, ठीक, कि 1000 दिन आके आप घूमो और ट्रैवल करो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो जैसे एफ्टा मॉडल, एफ्टा साइन हुआ था ना हमारा, तो वहां पे क्या किया, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का प्रावधान था, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूजीलैंड ने भी कहा है कि हम अगले 15 सालों में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेयरी की बात करें, ये डेयरी वो सेक्टर है जिसको एक्सक्लूड किया गया है ना, तो हमने अपने डेयरी सेक्टर को कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया है। मिल्क, चीज, बटर, ये सब, ठीक, क्या ये सब हम नहीं खरीदेंगे न्यूजीलैंड से, ठीक है, आप यहाँ पे डंप नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में हमने एप्पल, कीवी फ्रूट और मनुका हनी को जो है अनुमति दी है, लेकिन लिमिटेड टैरिफ रेट कोटा के साथ, मतलब हमने कुछ शर्तें लगाई हैं उस पे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड वो हमारे यहाँ सप्लाई कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम शर्तें लगा रहे हैं, ठीक। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो अब जो जीएमपी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसको पहले ना स्वीकार नहीं करता था जो न्यूजीलैंड है, लेकिन अब ये इसको स्वीकार करेगा। तो अब मतलब क्या है कि जो बड़े ग्लोबल रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने भारत की जो दवाइयां हैं उस पे क्या कहा है, उस चीज को वो स्वीकार कर लेगा, उनकी बात मान लेगा। तो ऐसे में जो इंडियन जेनेरिक ड्रग्स हैं, है ना, और मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो वो वहाँ के मार्केट में प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है, इससे पहले वो नहीं कर पाती थी। इसके अलावा जो आयुष सिस्टम है, हमने अभी देखा कि योगा जो ट्रेनर्स हैं उनको वो ज्यादा प्रमोट करेगा, ठीक। सेंसिटिव लिस्ट में कौन कौन शामिल है जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया, तो डेयरी, डेयरी सेक्टर को कम्प्लीटली बाहर किया गया है। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स, शुगर, एडिबल ऑयल, जेम्स ज्वेलरी, स्पेशल मेटल्स हैं कुछ कुछ, है ना। हम जेम्स ज्वेलरी का निर्यात तो करेंगे, है ना, लेकिन आयात में हमने क्या किया है, आयात करने में हमने उस पे सेफ गार्ड्स लगाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें जो जेम्स ज्वेलरी है कि उस सेक्टर को लाभ होगा, तो बेचने में खाली, है ना, खरीदने में नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, ऐसे मल्टी स्टेटमेंट टाइप आ सकता है कि न्यूजीलैंड ने 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस दी है सभी इंडियन एक्सपोर्ट्स को, हाँ। भारत ने भी 100% दी है, नहीं। भारत ने 95% छूट दी है, वो भी 70% टैरिफ लाइन पे, सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं दी, और जितनी दी भी है उसमें भी केवल 95%, ठीक है। डेयरी सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है, सही है, तो 2 गलत है, 1 एंड 3 सही है, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप, ठीक है। एक ऑब्जर्वेटरी है, अभी काम नहीं कर रही है, ठीक है। अभी सितंबर 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन डेवलप हो चुकी है तो सुर्खियों में है, ठीक है। तो इसे सिंपल भाषा में ना रोमन भी कहा जाएगा, ठीक है। पूरा नाम भी आ सकता है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, या खाली रोमन। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप, अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो भी नासा के बड़े मिशन हैं, इसरो के बड़े मिशन हैं, या चाइना वगैरह के भी है ना, जो ऐसे हैं बड़े मिशन हैं, ठीक है, तो जो कुछ बड़ा काम कर रहे हैं उन पे आपको नजर बना के रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है, उसने कहा कि भाई हमने इस टेलीस्कोप को पूरी तरह से असेंबल कर लिया, ठीक है। अब अब इसे क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा, उसमें छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो जो अभी हमारा हबल टेलीस्कोप है ना, उससे इसकी तुलना की है उन्होंने, तो उन्होंने कहा देखो, इसका जो मिरर है ना, जो दर्पण है, वो बिल्कुल हबल के साइज का ही है, 2.4 मीटर का, लेकिन हबल से 1000 गुना अच्छा ज्यादा काम करता है, ठीक है, इसकी क्षमताएं 1000 गुना ज्यादा है। कैसे? सबसे पहले तो ये बिग पिक्चर लेगा, ठीक है। यहाँ पे बिग पिक्चर को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक
बड़ी तस्वीर देगा आपको, है ना। जो चीजें अभी तक हमारी नजरों से अनदेखी रही हैं उन चीजों को भी देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितना हबल 30 साल में जितना उसने मैप किया है, ठीक है, ये उससे 1000 गुना जल्दी उस काम को कर लेगा। ठीक है, ये जो रोमन है ये 1000 गुना जल्दी उस काम को कर लेगा। मतलब जो 30 साल में हबल ने काम किया वो ये केवल 1 महीने में ही कर लेगा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। फिर है कि ये जो हबल की इमेजेस थी ना वो जितना एरिया कवर करती थी उससे 100 गुना ज्यादा एरिया ये कवर करेगा। तो टेलीस्कोप है, मतलब दूर की वस्तुओं को देखेगा, है ना। टेलीस्कोप क्या होता है, हिंदी में कहें तो दूरदर्शी। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को देखेगा तो कितने दूर की देखेगा, है ना। तो जितनी हबल देखता था उससे 100 गुना बड़ी ज्यादा दूर की वस्तुएं देख पाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और सितंबर में यहाँ पे है कि लॉन्च होगा ये। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च होगा, तो स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी रॉकेट है। कल हमने एक और रॉकेट पढ़ा था। ठीक, तो जो हमारी जेफ बेजोस की कंपनी है ना, तो उनका हमने रॉकेट पढ़ा था स्टारलिंक कंपनी का। ठीक है, आपको अगर नाम ध्यान है तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ऐसे बताने से ना देखो दो बातें होंगी, एक तो हमारा कन्वर्सेशन हो पाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा कि आपको भी अगर आपको याद है तो आप कमेंट करोगे, नहीं याद है तो कम से कम देख के करोगे, है ना। अगर आपने उसको वापस जाके देखा भी है तो भी आपको रिवाइज होंगी चीजें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक जुड़ाव होता है ना, कि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हो, आप देख रहे हो चीजें, पढ़ रहे हो। ठीक, तो और रिवीजन तो हो ही रहा है ना। फिर है तो इस रॉकेट से कनाडा स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको भेजा जाएगा। और जो 1 मिलियन माइल्स दूर एक ऑर्बिट होगी अर्थ की लेग्रेंजे अर्थ से लेग्रेंज पॉइंट 2 पे भेजा जाएगा इसको। ठीक है, जहाँ पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, ठीक वहीं पे ही भेजा जाएगा। ठीक, ये क्या काम करेगा, ये किन चीजों के बारे में पता लगाएगा। सबसे पहले तो जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होता है, देखो आपने फील किया होगा कि जो हमारा स्पेस है, फील नहीं ये तो अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हमारा स्पेस है उसमें सिर्फ हमें जो 5% चीजें है ना वही दिखती हैं। बाकी की जो 95% है ना वो डार्क मैटर है। वो है लेकिन हमें पता नहीं है वो क्या है ना, कैसे काम कर रही है। ठीक, वो हमें दिख ही नहीं रही, हमें फील ही नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिससे हमें पता है कि डार्क मैटर है। ठीक, तो उसके बारे में डार्क मैटर डार्क एनर्जी उसके बारे में पता करेगा। एक्सोप्लैनेट सेंसेस, एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे जो प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं उन सबको काउंट करेगा, आसपास कितने हैं। ठीक, फिर आता है जो दूर के वर्ड्स हैं उनकी फोटो लेगा, है ना। जो दूर की दुनिया है उसमें कोरोनोग्राफ लगा है, कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, वो एक तरह से सनग्लासेस की तरह काम कर रहा है। सनग्लासेस मीन्स कि देखो जो बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य सूर्य भी एक स्टार है। सन, तो सन से जब तेज रोशनी पड़ती है तो हम उसको देख नहीं पाते ना, और इवन उसके आसपास की चीजों को। ऐसे ही बहुत सारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी चमक की वजह से हम उनके आसपास की चीजें नहीं देख पाएंगे। तो इसमें क्या है, कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट लगा है, ये क्या करेगा, उस स्टार्स की लाइट को रोक देगा। ठीक है, तो अब लाइट नहीं आ पाएगी तो फिर हमारी आंखों पे चमक नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऐसे ही सेम ये जो टेलीस्कोप है इसकी आंखें या कहना चाहिए इसका जो मिरर है वो इफेक्टिवली बाकी की चीजों को कैप्चर कर पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमारे लिए है कि हबल और इसमें क्या डिफरेंस है। इसका मिरर साइज बड़ा है, नहीं सेम है। एबिलिटी टू कैप्चर लार्ज फील्ड ऑफ व्यू इमेजेस, सही बात है, 100 गुना ज्यादा एरिया कवर करता है ना। तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक अवार्ड मिला है, GEM अवार्ड,
जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड किसने दिया है? यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया था 22 अप्रैल को दिया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इंडस्ट्री के सेलिब्रेशन के दौरान, है ना। अभी देखो ये इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन इंडस्ट्री ना अभी हमारे काम का हो गया, क्योंकि इसके सेलिब्रेशन चल रहे थे, तो उस दौरान हमारी एक संस्था को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी अभी आगे देखेंगे। और गुंटूर से तो बन ही सकता है ना कि किसे मिला है। ठीक, तो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है, तो आपको आंध्र प्रदेश भी ध्यान रखना है और गुंटूर भी ध्यान रखना है। ठीक, क्यों मिला है? यहाँ पे आप देखो जेंडर इक्वालिटी अवार्ड है ना, जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड। ठीक, मतलब महिलाओं के लिए किसी काम के लिए मिला होगा, है ना। तो विमेन लेड ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो गुंटूर नगर निगम है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो क्या करता है, उसने महिलाओं को एम्पावर किया है कि वो जो अर्बन सैनिटाइजेशन है, अर्बन स्वच्छता है, वो जलवायु फ्रेंडली हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। ठीक है, और उन चीज़ों में महिलाओं को शामिल किया है। जैसे इन्होंने ईवी वेस्ट मॉडल अपनाया है। ठीक है, ईवी वेस्ट मॉडल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल वेस्ट मॉडल। इन्होंने 200 वुमेन को ट्रेन किया और इनफॉर्मल सेक्टर से उठाया उन्हें, है ना। इनफॉर्मल जो वेस्ट सेक्टर है वहाँ पे काम करती थी, उनको उनमें से 200 महिलाओं का चुनाव किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। ठीक है, ऑटो रिक्शा, ईवी ऑटो रिक्शा चलाने की, और अब वो क्या कर रही हैं, डोर टू डोर जाके वेस्ट कलेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्राइमरी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कर रही हैं सिटी में, है ना। तो जो अब उनका मार्जिनलाइज्ड इनफॉर्मल रोल था, उससे बदल के डिग्निफाइड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दिया है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, शहर तो स्वच्छ हो ही रहा है ना। तो ये जो ट्रेनिंग देने का प्रोजेक्ट था गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ये एक प्रोग्राम चल रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूएनआईडीओ का ही सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसके तहत ये ऐसा कर रहे थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में तो मुझे जो उम्मीद है वो सिर्फ सिंपल ही आएगा कि किसे मिला है ना। तो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ज्यादा से ज्यादा बस ये मिल पूछ लेगा कि क्यों मिला है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री ये भी काम का हो गया। ठीक है, तो पहली बार इसको मनाया गया है, इसलिए भी ये काम का है ना। तो दो कारण हो गए काम के, ये इम्पोर्टेंट है। इसके दो कारण है। सबसे पहला तो ये पहली बार मनाया गया है, दूसरा कारण है कि ये इस दिवस के अवसर पर भारत की एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसे किसने स्टेब्लिश किया होगा, तो वही संस्था जिसने अवार्ड दिया है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ठीक है, तो क्यों मनाया गया है, देखो नाम में ही है, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो विमेन है उन्होंने कितना योगदान दिया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए, है ना। देखो जब हम ऐसी किसी चीजों को सम्मानित करते हैं ना, तो लोगों का ध्यान उस ओर जाता है ना। तो लोग भी अपने इंडस्ट्रीज में महिलाओं को ज्यादा स्थान देने लगेंगे। ठीक है, जेंडर रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनने लगेंगी। ठीक है ना, तो ऐसी औद्योगिक नीतियां बनेंगी जो लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। ठीक, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो दो कारणों से महत्वपूर्ण था, मैंने आपको बता ही दिया है। कहाँ पे अवार्ड दिया गया था, मतलब इसकी अवार्ड नहीं, इस दिवस की घोषणा कहाँ पे हुई थी, तो 2025 में रियाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएनआईडीओ की जनरल कॉन्फ्रेंस। वहां पे कहा था भाई 2026 से ये मनाएंगे। ठीक है, अप्रैल 21 को ही क्यों चुना गया, है ना, कोई भी डेट चूज कर सकते थे, क्योंकि यूएनआईडीओ की पहली जेंडर पॉलिसी आई थी इस दिन 2009 में। ठीक है, और इस दिवस का थीम क्या है, थीम भी इम्पोर्टेंट है, सेलिब्रेटिंग विमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास में महिला नेतृत्व का उत्सव मनाना।
ठीक है, तो थीम भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को ये क्वेश्चन आ सकता है, थीम पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी संस्था मना रही है UNIDO, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक, तो एग्जाम के लिहाज से तो केवल यही महत्वपूर्ण है कि कौन है वाइस चेयरपर्सन। तो जो भारत के पहले पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे डॉक्टर अशोक कुमार लहिरी, ठीक है, इन्हें बनाया गया है वाइस चेयरपर्सन। किसे हटाएंगे? ये सुमन के बेरी को हटाएंगे। ठीक, इससे पहले ये क्या क्या काम कर चुके हैं? तो सबसे इससे पहले ये 12th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे 2002 से 2007 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी जो पीएम थे उनके और पीएम मनमोहन सिंह दोनों के कार्यकाल में इन्होंने एडवाइस दी थी इकोनॉमिक मामलों में। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं में भी इन्होंने काफी रोल निभाया है। ठीक, तो देखो न्यूज तो यहीं पे थी, बस इतनी ही कि कौन बने हैं, अशोक कुमार लहिरी। ठीक है, लेकिन आपको नीति आयोग के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, तो नीति आयोग क्या है? 2015 में बनी थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन होती है? जो किसी संविधान से नहीं बनी है, जो किसी कानून से नहीं बनी है, बल्कि उसे जो हमारी एग्जीक्यूटिव है ना, जो हमारी सरकार है, उसने किसी रिजोल्यूशन से, प्रस्ताव से बना दिया है। ठीक, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमने देखा वाइस चेयरपर्सन की नियुक्ति हुई है, तो कोई चेयरपर्सन भी तो होंगे। तो चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक, एक्स ऑफिशियो क्या चीज होती है? पदेन, कि वो इस पद पे हैं, इस कारण वो चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, जैसे इस समय चेयरपर्सन होंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए, ठीक है, कोई अन्य प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो फिर वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है, शासी परिषद जिसे कहते हैं। तो इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें प्रधानमंत्री होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, जो यूटीज हैं जिनमें मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर है ना, इनमें मुख्यमंत्री हैं तो वो शामिल होंगे। और ऐसी जो यूटीज हैं जिनमें मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, ये काम ये क्या करेगी? ये जो शासी परिषद है या फिर गवर्निंग बॉडी है, इसका मेन काम है भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, है ना। कि जहाँ पे जो रीजनल बातें हैं ना, वो नहीं, जो नेशनल हित के मामले हैं उन पे बातें की जाए। ठीक है, रीजनल मामलों के लिए एक रीजनल काउंसिल अलग से होगी। ठीक है, इसमें नीति आयोग के चेयरपर्सन हो सकते हैं, या वो कोई किसी का नाम, मतलब PM होंगे, या फिर वो किसी और का नाम बता दे तो वो व्यक्ति इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, इस रीजनल काउंसिल के मेंबर कौन होंगे? जिस रीजन की बात करी जा रही होगी, है ना, तो उस रीजन में आने वाले सभी, रीजनल है ना, तो पूरे भारत की नहीं, किसी एक रीजन की बात होगी कि नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो जिस रीजन की भी बात की जा रही है उसके सारे चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी है। ठीक है, तो ये तो पॉलिसी मेकिंग वाला काम हो गया। अब उन पॉलिसी मेकिंग को जैसे आपने देखा होगा, नीति आयोग तो और काम भी करता है ना, उन पॉलिसीज को लागू करवाना। ठीक है, जैसे अटल योजना चल रही है उसकी, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक, या फिर वो बहुत तरह के इंडेक्स जारी करता है, या फिर जो रोजमर्रा के काम है, स्टडी करना, है ना, अध्ययन करना, रिसर्च करना, तो उसके लिए ये एक थिंक टैंक है ना, तो उसके लिए कौन काम करता है? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, पूरा एक संगठनात्मक ढांचा है। तो एक तो सबसे ऊपर वाइस चेयरपर्सन होंगे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करेंगे। ठीक है, और उनकी रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर होगी। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट होंगे, जैसे कि कोई हेल्थ में, कोई इकोनॉमिक्स में। ठीक, ये राज्य मंत्री के बराबर होंगे। ठीक, फिर कुछ आएंगे पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर ऐसे कि कहीं कभी रिसर्च करनी है तो फिर उनको बुला लो, है ना, और तो उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुना जाएगा। फिर कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब जो यूनियन कैबिनेट में लोग हैं उनमें से कोई 4 लोगों को इसमें चुन लिया जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बता देंगे कि ये 4 मंत्री इसमें शामिल होंगे। फिर एक CEO होते हैं। ठीक है, ये CEO इन काम के लिए होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ठीक, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इनका दर्जा क्या होता है? भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। ठीक,
तो हमने देखा कि ये जो ऊपर वाले लोग थे वो तो पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, है ना, ये वाले जो हमारी है गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा जो डेली डे टू डे वर्क है, रिसर्च करनी है, पॉलिसी मेकिंग करनी है। पॉलिसी मेकिंग मतलब देखो जो जिन्होंने हस्ताक्षर किया है ना वो तो काउंसिल है जो उस पर बात करेंगे, लेकिन वो बनाएंगे नहीं ना, बना के कौन देगा इस पॉलिसी को, ठीक है। तो वो सारे काम के लिए ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके अलावा कुछ स्पेशल इनवाइटीज भी बुला सकते हो, है ना, कि अगर कुछ कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, एग्रीकल्चर पे काम करना है, तो आप उस विषय के विशेषज्ञों को बुला सकते हैं, पीएम नॉमिनेट करेंगे उन्हें, ठीक है। तो हाल ही में किसे बनाया गया है वाइस चेयरपर्सन, तो अशोक कुमार लाहिरी, आंसर विल बी सी। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 33 साल हो गए हैं, है ना, पंचायती राज को लागू हुए, 73rd अमेंडमेंट को लागू हुए, लगभग 33 साल हो गए हैं। तो इसका सेलिब्रेशन हमने किया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। थीम आपको याद रखनी है, थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। इंग्लिश में बात करें तो एम्पावर्ड पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट। देश का होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसका डेवलपमेंट हो, है ना, वो एम्पावर्ड हो, और छोटी इकाई कौन है, पंचायतें, ठीक। तो मेन इस पे किस बात पे ध्यान दिया जाएगा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है कि भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन्हें पंचायत स्तर पे ही लागू कराया जाए, और जो विकसित भारत है, ठीक है, विकसित भारत का जो विजन है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत तो है स्पेलिंग, तो विकसित भारत होना है हमें 2047 तक, 2047 तक, कि जब भारत 100 साल मनाए अपनी आज़ादी के तो वो विकसित हुआ हो, ठीक है। तो उसके लिए पंचायतें क्या काम कर रही हैं, है ना, तो इस ओर ध्यान दिलाना है। इस दौरान हमने कुछ चीज़ें भी चर्चा में आई, जैसे PAI 2 रिपोर्ट को रिलीज किया गया, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2, ठीक है। ये एक रिपोर्ट है, इसका क्या काम है कि भाई PRI या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थान है वो देश में कैसे काम कर रहे हैं, वो SDGs को अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, तो इसका एक अध्ययन है, मतलब इसकी एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक सभा सार पोर्टल है, नाम से स्पष्ट है, सभा और सार, ठीक है। तो जो सभा है मतलब ग्राम सभा, तो ग्राम सभा की मीटिंग हुई तो ये क्या करेगा, एक AI पावर टूल है, उस मीटिंग को रिकॉर्ड करेगा और फिर उसको एक स्ट्रक्चर्ड उसमें बता देगा कि तुमने क्या क्या इस मीटिंग में किया है। तो जैसे बातचीत हो रही है उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक, और फिर उसको स्ट्रक्चर करके दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में थीम पूछी जा सकती है ना, तो थीम क्या है, सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।